नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी बड़ी है, ये कहानी महत्वपूर्ण है और ये कहानी सनसनीखेज है और थोड़ी रहस्य से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत यूं होती कि आखिरकार बीजेपी के भीतर रह करके यूपी में बीजेपी को हराने की कोशिश कौन कर रहा है। आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई अपनी ही पार्टी को हराना क्यों चाहेगा, लेकिन सवाल तो यही है कि ये कौन कर रहा है और एक के बाद एक ऐसे फैसले कौन ले रहा है जिससे कि बीजेपी गर्त में जा रही है और इसके पीछे की मंशा क्या है। आखिर कौन सा स्कोर सेटल करना है, कौन सा हिसाब बराबर करना, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, लोकतंत्र जो है वो सवालों की जननी है और लोकतंत्र इसीलिए जिंदा है क्योंकि वहां पर जो सवाल उठते हैं उन पर चर्चा की जाती है, उनको एड्रेस किया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि इन सवालों के पीछे बहुत ही गहरा, बहुत ही ठोस आधार होता है। तो अभी जो सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में भीतरघात कौन कर रहा है, यूपी में बीजेपी को साफ करने की साजिश कौन कर रहा है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप जरा बैठिए किसी बीजेपी के लीडर के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, ऑफ रिकॉर्ड, बिना कैमरे के, अगर आपका थोड़ा भी वो करीबी है, अगर आपकी उससे थोड़ी भी जान पहचान, जरा उससे पूछिए जो आज मैं सवाल रेज कर रहा हूं। आपको जवाब भी मिलेगा और आपको लगेगा भी कि जो मुद्दा मैं यहां पर उठा रहा हूं उसमें कितना दम है और आप थोड़ा हैरान भी होंगे कि राजनीति भी क्या गजब होती है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको एक के बाद एक ऐसे कई फैसले बताने जा रहा हूं जिसमें कि यूपी की बीजेपी की सरकार को डूबने या डुबाने की पूरी संभावनाएं हैं और सवाल ये है कि ये फैसले लिए क्यों जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो स्कूलों के मर्जर का फैसला हुआ है, ये एक ऐसा ही फैसला है। इसके बारे में राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि ये बड़ा नुकसान करेगा क्योंकि पूरे प्रदेश में शिक्षक लामबंद हो रहे हैं, इसको लेकर के बच्चे लामबंद हो रहे हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं। गांव-गांव में जो ग्राम पंचायतें हैं, जो प्रधान हैं, वहां तक ये मैसेज गया हुआ है कि ये गलत हो रहा है। और आप सोचिए इससे कितनी तरह के, कितने लेवल पर मैसेज जा रहे हैं। जो रसोई है उनकी नौकरी जा रही है, जो बच्चे पढ़ सकते थे आसपास जाकर, जिन्हें मिड डे मील मिल सकता था, उनको मिड डे मील नहीं मिल रहा है। कितना दूर तक असंतोष फैल रहा है और उसमें जो इस पर अभियान छेड़ रहे हैं जो शिक्षक, उनको चेतावनी दी जा रही है, यानी कि ये भी गुस्सा भड़क रहा है। और ये वो स्कूल हैं जो आज भी शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं क्योंकि भर्ती ही नहीं हुई है। 2018 के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं हुई है। जो भर्ती हुई थी वो पुरानी सरकार की भर्ती थी, तो आप भर्ती नहीं करेंगे। 57,000 पोस्ट खाली, ये खुद सरकार के मंत्री मान चुके हैं। तो ऐसे में ये जो बच्चे हैं गांव-गांव में, ये कहाँ पढ़ेंगे। आपने स्कूल भी दूर कर दिए। पहले जो स्कूल थे वहां पर कितने टीचर थे, ये भी एक जांच तो इसकी होनी चाहिए कि आपने जब भर्ती नहीं की और आबादी बढ़ रही है तो इन स्कूलों में टीचर कितने थे, और जहां पर टीचर नहीं होगा वहां कोई अपने बच्चे को क्यों भेजेगा। सवाल तो ये भी है। तो ऐसे में बहुत ही अलोकप्रिय फैसला है। इस अलोकप्रिय फैसले का सीधा असर पड़ जाएगा इस सरकार की सेहत पर, ये जानते हुए भी ये फैसले कौन कर रहा है। अगला देखिए, इसी तरह का एक फैसला था डिजिटल अटेंडेंस, और उसमें भी यही हुआ था। उसमें भी फैसला लिया गया था कि प्राइमरी टीचरों को डिजिटल अटेंडेंस भरना पड़ेगा। इसका भी जमकर के विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि दूर दराज के गाँव में, दुर्गम स्थानों में ये प्राइमरी टीचर पढ़ाने जाते हैं, वहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना नेटवर्क है, इसके बाद भी ये वहाँ पर मेहनत करते हैं। आप इनसे 32 तरह के अलग अलग काम लेते हैं, इसके बाद भी ये अपने कर्तव्य में जुटे रहते हैं और आप उनसे कह रहे हो कि डिजिटल अटेंडेंस भरें। वो एकदम जैसा कि एक तुगलकी फरमान समझ लीजिए, ये फरमान दे दिया गया। जम करके विरोध होना शुरू हुआ। यहाँ तक कि शिक्षकों ने कह दिया कि नहीं करेंगे ऐसा, सरकार अड़ गई, करना होगा। और फिर ये मैसेज ऊपर से आया कि वापस लीजिए फरमान क्योंकि इसका बड़ा नुकसान होगा। तब जाकर के मजबूरी में ये फरमान वापस लेना पड़ा। तो डिजिटल अटेंडेंस भी एक ऐसा ही मुद्दा था जो कि प्राइमरी टीचरों को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा था। और ये प्राइमरी टीचर कौन है? ये वही प्राइमरी टीचर तो है जो बीएलओ बनते हैं, बूथ पर जो ड्यूटी जिनकी होती है। आप इनको नाराज करके चुनाव जीत सकते हैं क्या? एक बच्चा भी ये समझता है कि ये नामुमकिन, और इसीलिए इस तरह के फैसले कोई नहीं करता। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी के भीतर अपनी ही सरकार को डुबोने की ये कवायद किसकी है और क्यों है। एक ऐसा ही बिल आया था, नुजूल बिल। नुजूल बिल आपको याद होगा। नुजूल की संपत्तियों के बारे में आपको बता दूं, हालांकि आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि वो संपत्तियां जो अंग्रेजों के ज़माने से वो
ज़मीन के टुकड़े अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो लावारिस हो गए, उस सरकार के पास उनका स्वामित्व था, लेकिन उनका और कोई वारिस नहीं था, वो सरकार के पास थे, उनको पट्टे पर दे दिया गया। इस प्रदेश में नुज़ूल की ज़मीनों की बहुत आयात है। प्रयागराज जैसे शहर, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, माना जाता है एक बड़ा हिस्सा नुज़ूल पर ही बना हुआ है। ऐसे में ये बिल लाया गया कि जो नुज़ूल की ज़मीनें हैं, उनका ये जो पट्टा है, ये खाली करा के इसका सार्वजनिक उपयोग किया जाएगा। अब आप सोचिए, हाहाकार मच गया प्रदेश में, विरोध शुरू हो गए। बीजेपी के अपने विधायक विरोध में आ गए। सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्ष वाजपेयी से लेकर के ओम प्रकाश राजभर, सहयोगी, सब विरोध में उतर आए। और हुआ क्या? हुआ ये कि सरकार ने इसको विधानसभा में तो पास करा लिया, लेकिन विधान परिषद में ये बिल अटक गया। और कैसे अटक गया? खुद बीजेपी के ही अपने नेताओं ने इसे अटका दिया। जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा नहीं भेजिए इसे, प्रवर समिति को ये पास नहीं होगा। केशव मौर्य भी उनके साथ हो। केशव मौर्य नेता हैं विधान परिषद में, और भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, इन सब की सहमति से, और पूरी बीजेपी और विपक्ष, और बीजेपी की वहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगभग है विधान परिषद में। तो ये बिल उसके बाद प्रवर समिति को लौटा दिया गया। तो आप सोचिए कि जिस बात से खुद बीजेपी का संगठन सहमत नहीं था कि नहीं लाना चाहिए, उस नुज़ूल बिल को लेकर के कौन आया और क्यों आया? और जिस नुज़ूल बिल का इम्पैक्ट पूरे प्रदेश में पड़ रहा था, पूरे प्रदेश में लोग बेघर हो रहे थे, ये कौन लोग थे? ये आपके वोट बैंक थे। ऐसा नहीं था कि आप मुस्लिमों को बेघर कर रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, हमको वोट देते कहाँ हैं। अपने वोट बैंक को बेघर करने पे तुले हुए थे आप। ये कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था, ये सवाल तब भी उठा। अगला ये नुज़ूल, मैंने आपको बताया, नुज़ूल के बाद बुलडोज़र। अभी बुलडोज़र भी जो चल रहा है योगी सरकार में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की हैं। लेकिन कभी ऐसा भी आपने सोचा है कि बुलडोज़र आप अपने ही वोट बैंक पे चला दें? ये क्यों किया गया? ये तब हुआ जबकि लखनऊ में पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, ये सब कुकरेल के किनारे बसे हुए, और यहाँ पर बुलडोज़र चलाने का फैसला हो गया। विरोध पे विरोध हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पंतनगर वगैरह में जो रह रहे थे वो तो आपके वोटर थे। अपने वोटरों पर बुलडोज़र चलाने का फैसला ले लिया। क्यों ले लिया? सवाल उठे, और जिस सवालों के पीछे एक चक्रव्यूह की बात भी कही गई कि ऐसे ही नहीं हुआ है, कुछ तो है। वो मिर्ज़ा गालिब का जो शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। इस बुलडोज़र एक्शन पर भी वही सवाल उठे। अभी हाल ही में एक आपको मैं फैसला याद दिलाता हूँ। यूपीएससी ने, यूपी में जो लोक सेवा आयोग है, जिसके ऊपर तमाम सारे आरोप हैं, पीसीएसजे का परीक्षा के साथ में खिलवाड़ का आरोप है। इस आयोग ने माना इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, और इसी आयोग ने एक फैसला लिया था कि जो पीसीएस की परीक्षा है और आरओ की परीक्षा है, वो कई पालियों में कई दिनों में होगी, और बवाल हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। छात्र सड़कों पर उतर आए। सरकार अड़ गई कि नहीं यही होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जो अब तक नहीं होता था वो इस बार होगा। एक ही एग्जाम अलग अलग दिनों में अलग अलग पाली में होगा, और ये तनाव बढ़ता गया, छात्रों का हुजूम बढ़ता गया, लाठी तक चल गई। और ये तब हो रहा था जब बीजेपी के अपने संगठन को, सरकार में शामिल लोगों को लग रहा था कि गलत हो रहा है, छात्र नाराज हो जाएंगे। एक तो वैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, उनको उनका हक नहीं मिला है। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनको रिजर्वेशन में उनका हक नहीं दिया गया, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला दे चुका है, तब भी नहीं दिया गया है। और ऊपर से आप ये कर रहे हैं पीसीएस आरओ में, इसको लेकर के भी बड़ा हंगामा चला, और आखिरकार सरकार को पैर वापस खींचने पड़े। और तब भी ये सवाल उठा, ये कौन है जो छात्रों को नाराज कर रहा है? वे छात्र जो कि आपके प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं, जिनका समर्थन लेकर के आप सत्ता में आए थे, उनको नाराज कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैंने अभी आपसे जिक्र किया 69,000 शिक्षक भर्ती का। 69,000 शिक्षक भर्ती का ओबीसी अभ्यर्थी, आप सोचिए ओबीसी कितना बड़ा वोट बैंक है। इसी ओबीसी वोट बैंक ने बीजेपी को जिताया है 2017 में भी, 22 में भी। तो ऐसे में ओबीसी को उनका हक कौन नहीं दे रहा है? और मैं आपको बताऊं, बड़ी खबर ये है कि 2022 के चुनाव के पहले बाकायदा एक सहमति बन गई थी कि ये जो ओबीसी का इशू है 69,000 शिक्षक भर्ती का, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद भी सॉल्व किसने नहीं किया? इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उस फैसले को लागू किसने नहीं किया, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो सवाल उठा कि कौन है जो चाह रहा है कि ओबीसी भी नाराज हो जाए? ये खेल क्या है? और एक बात मैं आपको और बता दूं कि सबसे बड़ा जो सिस्टम होता है पार्टी को जिताने का, वो होता है संगठन। कि आप अपने विधायकों की सुनिए,
आप अपने नेताओं की सुनिए, आप अपने संगठन की सुनिए, क्योंकि यही लोग तो वोट मांगने जाएंगे। ये पब्लिक, इनका जब काम नहीं होगा तो किस बात का वोट देगी पब्लिक। लेकिन यूपी में ये क्या हो गया है कि विधायकों के काम नहीं होते हैं, विधायक परेशान हैं, हैरान हैं, हलकान हैं। और जब विधायकों के काम नहीं होंगे, जब विधायक खुद लाचार होकर के, असहाय होकर गिड़गिड़ाएंगे, तो आखिरकार उनको कोई क्यों वोट देगा। तो फिर तो और बड़ा खेल हो जाएगा, आपकी हार पक्की है। और मैं आपको एक सीरीज में नाम गिना दूं ऐसे विधायकों के जिन्होंने खुल करके बोला है। जब आप ये नाम सुनेंगे तो आप समझेंगे मामला कितना सीरियस है। बांदा से प्रकाश द्विवेदी खुलकर बोला है बुलडोजर एक्शन पर। बदलापुर से रमेश मिश्रा, सब बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने तो बोल दिया था सरकार आएगी ही नहीं इस तरह से। तो सीतापुर से ज्ञान तिवारी, इनकी नाराजगी भ्रष्टाचार की फैक्ट्री को लेकर के थी। गाजियाबाद से नंदकिशोर गुर्जर, एक नहीं कितनी बार ये की सुनवाई नहीं करती है सरकार और यहाँ पर गाय कट रही, इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी, पुलिस को जल्लादी कह चुके, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। लक्ष्मी राज सिंह बिजली पर सवाल उठा चुके हैं। गुड्डू राजपूत, महोबा से अधिकारियों पर सवाल। हापुड़ से विजय पाल सिंह आड़ती, इनका चाय पे अपमान किया गया। खीरी से योगेश शर्मा, इनको थप्पड़ मार दिया गया। सारी बीजेपी के विधायक हैं अपने। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल, ये अधिकारियों को भ्रष्ट ठहरे, इनकी सुनते नहीं है। फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा, ये अनशन पे बैठने मजबूर हो गए बिजली विभाग में। कंपियरगंज से फतेह बहादुर सिंह, ये अपनी जान पर खतरे की बात कर रहे थे। और अभी हाल ही में सोचिए, एक सांस में बता रहा हूँ, इतना ज्यादा ये मामला है। श्रीकांत शर्मा को भूलिए नहीं, मथुरा से जो विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि ये यातायात तक पे हमारी सुनवाई नहीं होती है। ये सब विधायक चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कैसे, किस बात का वोट मांगेंगे वो, ये आप सोचिए। यानी कि ये कौन कर रहा है कि अपने विधायकों की सुनवाई नहीं कर रहा है। यानी कि जमीन साफ करने की तैयारी है। न संगठन खुश, न विधायक खुश, न डिप्टी सीएम खुश। तो इन सब चीजों को जोड़ दीजिए और अब आप इस बात को सोचिएगा। मैं आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं कि यूपी में बीजेपी को साफ करने की कवायद कौन कर रहा है, ये सवाल उठ रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक सवाल को उठा रहा हूं, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि इसके केंद्र में कौन है और इसके पीछे की मंशा क्या है, ये साजिश क्या है। और मैंने आपसे फिर कहा था कि लोकतंत्र में सवाल उठेंगे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अरस्तु के जमाने से आज तक, और जो लिच्छवी गणतंत्र बिहार के वैशाली में, जिसने कि इस दुनिया को पहला गणतंत्र दिया, सवाल हमेशा केंद्र में रहे हैं किसी भी गणतंत्र के, किसी भी लोकतंत्र के। तो ऐसे में सवालों को उठने से कोई रोक नहीं सकता। और ये सवाल उठ रहे हैं इन सारे तथ्यों के मद्देनजर कि आखिरकार वो कौन है जो चाहता है कि बीजेपी साफ हो जाए, बीजेपी को डुबोने में जिसकी दिलचस्पी है। ये सवाल इस समय राजनीतिक जो हल्का है उसमें बहुत ही तेजी से तैर रहे हैं। ये सवाल नेताओं के जहन में हैं और इसीलिए इन पर बात करना बेहद जरूरी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।